हेलो ऑल, वेलकम टू द विजिबल डायमेंशन। माय नेम इज विपुल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं अ कंट्री और अ पार्ट ऑफ चाइना, ताइवान के बारे में। ताइवान, आपने देखा होगा कि ताइवान एक कंट्री है, बट इसकी रिकग्निशन बहुत कम देश करते हैं। इवन इंडिया भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ताइवान है क्या, कब बना, कैसे बना, इसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन क्या है, ये कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है। तो ये देखिए, ये है ताइवान का फ्लैग, जिसके ऊपर ताइवान के बहुत सारे लोग। ताइवान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये केरला, जो हमारे देश का जो केरला स्टेट है, उसके बराबर इसकी एरिया है और इसकी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 2 करोड़ है। तो यहाँ पे भी वही चीजें बताई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप चाइना, जैसे ये आपको यहाँ चाइना का कोस्टल एरिया दिख रहा है, उसके बाद ये आता है ताइवान। तो ताइवान की जो कैपिटल है वो है ताइपे सिटी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये ईस्ट एशिया एशिया में कंट्री है। इसका जो इसके नॉर्थ में जापान आपको मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में जैसे कि यहाँ पे चाइना है। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो फिलीपींस इसको आपको मिलेगा। जो यहाँ की करेंसी है वो है न्यू ताइवानीज डॉलर। पॉपुलेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था 2.36 करोड़, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मैंड्रीन चाइनीज। इसकी जो हिस्ट्री है, तो इसकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है, उससे पहले की हिस्ट्री में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा फ्लॉज है। उससे पहले चाइनीज लोग ही वहाँ पे रहते थे। तो हम वर्ल्ड वॉर के बाद की हिस्ट्री करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो अलाइंस पावर ने जीत लिया था, और उनके अगेंस्ट में जो जर्मनी और जापान थे वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो जापान, जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव था, तो जापान ने भी यहाँ पे सरेंडर कर दिया। तो उसके वजह से जो ये टेरिटरी है, जो ताइवान टेरिटरी है, वो चाइना के कंट्रोल में आ गई। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका एक विजेता बन के उभरा, जो वर्ल्ड वॉर 2 में है। और इसके बाद यूएस और यूके के कंसेंट के बाद उन्होंने ताइवान को रूल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो मेन लैंड चाइना है, जो कि आज हम देखते हैं इतना बड़ा चाइना, तो वहां पे क्या होता है, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है दो लोगों के बीच में। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, एक लीडर थे चियांग काई शेक, इनकी ट्रूप्स, और माओ जेडोंग, इन दोनों के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट आर्मी होती है, उन्होंने काई शेक को हरा दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि जो चियांग काई शेक हैं, अपने रेमिनेंट्स, जो भी उनके साथी थे उनके साथ, और जो साथी थे वो थे कुओमिंतांग, वो केएमटी। तो एक्चुअली में जो लड़ाई थी वो थी केएमटी पार्टी में और कम्युनिस्ट में। तो बेसिकली कम्युनिस्ट जो है यहाँ पे जीत जाते हैं, और केएमटी पार्टी को देश छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, जो वो करते हैं ताइवान में 1949 में। तो इसके बाद इसकी जो ताइवान की जो हिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। लाइक एक कम्युनिस्ट, और उसके बाद इनकी अलग पावर, मींस केएमटी का रूल यहाँ पे चल रहा होता है। तो इसी तरह से ताइवान का जन्म होता है। ताइवान एक अलग कंट्री कहें या फिर एक टेरिटरी कहें, जो कि अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। तो बेसिकली ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, चियांग काई शेक है, और फिर यहाँ पे है माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग इसमें जीत जाते हैं, और जो काई शेक हैं ये हार जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी, इसके बाद जो ये है, ये ताइवान बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा स्ट्रेट है, इधर पे ईस्ट चाइना सी है, ये चाइना है आपको, फिर पैसिफिक ओशन दिखेगा, और ये यहाँ पे है ताइवान। तो ताइवान के साथ क्या है, क्या ये कंट्री है? नहीं है। तो उसके बारे में क्या कंक्लूजन निकलता है? तो बेसिकली यूएन में जब 1949 में जब ताइवान बन गया था, मींस ताइवान में लोग चले गए थे, तो अमेरिका और यूएन ने ताइवान को ही एज अ चाइना आइडेंटिफाई किया था, एक रिकग्निशन मिला था। तो ताइवान को ही मिला था एज अ रिपब्लिक ऑफ चाइना। बाद में जो चाइनीज, जो मेनलैंड चाइना, उन्होंने बहुत सारा
बहुत सारी चीजों को अपने पक्ष में कर लिया, बहुत सारी डिप्लोमेसी लगाई, उसके बाद फिर से चाइना को ही मेनलैंड चाइना कर दिया गया, और ताइवान को एज अ वन चाइना पॉलिसी के अंडर में सभी कंट्रीज, मींस बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो ताइवान को चाइना का ही पार्ट मानते हैं। तो इसी क्रम में अगर आप देखेंगे कि ओलंपिक स्पोर्ट्स जो होता है, ओलंपिक स्पोर्ट्स इज लाइक, मतलब सभी देश वहां पे अपना पार्टिसिपेशन चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा जो झंडा है वो ऊंचा रहे। और पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो चाइनीज ताइपे है, मैंने आपको इसका झंडा दिखाया था, चाइनीज ताइपे अपना झंडा नहीं लगाता है इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, मीन्स ओलंपिक में ही अपना झंडा नहीं लगा सकते। चाइना ने गोल्ड जीता हो तो भी आप यहाँ पे इनकी रैंकिंग देख सकते हैं, चाइनीज ताइपे इन्होंने टोटल 12 मेडल्स जीते हैं, इंडिया से ज्यादा। और आप यहाँ पे एक और पिक्चर देख सकते हैं, ये पीवी सिंधु है, तो इनके अगेंस्ट में जो सेमीफाइनल इन्होंने खेला था, तो वो भी एक जो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल का जो मैच खेला था, और उससे पहले जो सेमीफाइनल खेला था, तो इन्होंने एक चाइनीज ताइपे के प्लेयर्स के साथ खेला था, और ये फाइनल में भी गई थी, बट फाइनल में शायद ये हार गई थी, और एक चाइनीज प्लेयर ने वहां पे गोल्ड मेडल जीता था। बट विमेन्स डबल्स में चाइनीज ताइपे के प्लेयर्स ने चाइना को हराया था। तो बेसिकली ये है, और यहाँ पे जब भी ये गोल्ड मेडल जीतते हैं तो इनका ये फ्लैग यहाँ पे दिखता है। इवन ये अपना नाम ताइवान भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे ये इनको अपना नाम जो है वो चाइनीज ताइपे यूज करना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ जो मैंने बात करा था इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के बारे में, तो ये गिने चुने जो देश हैं, ये बस ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें बेलीज, एस्टोनिया, इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। ये टुवालू, पता नहीं, बहुत सबसे छोटा कंट्री, वेटिकन सिटी देखिए कहने के लिए छोटा है, बट इनकी जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा है अगर आप इसको माना जाए तो। बाकी बहुत सारे छोटे मोटे देश जो हैं वही सिर्फ ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक बहुत जगह पे इनकी जो एम्बेसी है वो नहीं है, आपको कहीं पे भी ताइवान या फिर ताइवानीज एम्बेसी नहीं मिलेगी। अभी हाल ही का एक केस था जब लिथुआनिया ने ताइवान वर्ड को यूज कर लिया था, उसकी वजह से चाइना ने उन पे सैंक्शंस लगा दिए थे। तो इस तरह के जो रुख है जो चाइना हमेशा अपनाता है, जिसके वजह से ताइवान को अपनी जो इमेज है या फिर अपना जो एज अ फ्री कंट्री अपने आप को शो करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक अभी मैंने आपको एक लास्ट एग्जांपल भी दिया था कि जो कंट्री है वो अपना फ्लैग भी ओलंपिक में शो नहीं कर सकती है। ये आप यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 1949 में ये सारे कंट्रीज ताइवान को आइडेंटिफाई करते थे। इसमें इंडिया भी था, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इवन पूरा होल अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये सारे के सारे आइडेंटिफाई करते थे ताइवान। उसके बाद ईयर 1960 आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस गिने चुने देश आप देख सकते हो, या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, स्पेन, यही सिर्फ आइडेंटिफाई करते थे ताइवान को। इवन इस टाइम पे तो इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया था। फिर आता है 1971, इस टाइम पे भी यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश आइडेंटिफाई करते थे ताइवान को। इसके बाद ईयर 1989 आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा आप अगर 1960 या 1949 से कंपेयर करें तो पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाता है ये 1989 के टाइम पे। इस टाइम पे ऑलमोस्ट बहुत छोटे मोटे कंट्री लाइक ये साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, और ये इधर छोटे मोटे जो भी वेस्ट इंडीज के साइड के देश हैं वो सारे बस आइडेंटिफाई करते हैं। ईयर 2000 में भी आप यही देख सकते हो, इवन साउथ अफ्रीका ने भी उसको आइडेंटिफाई करना बंद कर दिया। 2018 का जो साल है उस टाइम तक तो बहुत ही कम कंट्री, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया, बस वही सारे कंट्रीज ताइवान को एज अ कंट्री आइडेंटिफाई करते हैं।
तो इंडिया का भी स्टैंड जान लेते हैं ताइवान के ऊपर। जैसा कि आपने देखा ये लास्ट स्लाइड में कि इंडिया ने भी ताइवान को एज अ कंट्री आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया था। तो इसके लिए बट देखिए, इंडिया में जो ताइवान की जो एम्बेसी है उसका नाम है ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया। तो ये इनकी एम्बेसी है। इवन के यहाँ पे बस ताइवान नाम का वर्ड यूज करते हैं, और अगर इनको लिखना होता तो ये ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर इन इंडिया यूज करते हैं। इसी के साथ बस इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।